Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। DSA के इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं एक क्लासिकल प्रॉब्लम ऑन रिकर्सन। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और उसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं टावर ऑफ हनोई, है ना। तो टावर ऑफ हनोई जो है ये क्लासिकल प्रॉब्लम है, क्लासिकल प्रॉब्लम है इन रिकर्सन। ठीक है, अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हो, है ना, अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हो, इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लेते हो, तो आपका रिकर्सन का जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम होता है इन रिकर्सन और इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन कि रिकर्सन कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। तो टावर ऑफ हनोई जो प्रॉब्लम है ना, ये पजल बोल सकते हो या इसको एक गेम बोल सकते हो, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 टावर होते हैं, 3 टावर्स होते हैं, है ना, नेमली सोर्स, ऑक्सिलरी एंड टारगेट। ठीक है, आपके पास 3 टावर होंगे, सोर्स, ऑक्सिलरी एंड टारगेट, और आपके पास n डिस्क होंगे। ठीक है, n डिस्क होंगे अरेंज्ड इन द सोर्स टावर, है ना, इन सच ए वे दैट स्मॉलर डिस्क इज केप्ट ओवर द लार्जर डिस्क। ठीक है, तो सारे जो n डिस्क होंगे ना वो आपके सोर्स टावर में अरेंज होंगे फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर साइज, है ना, इस तरीके से वो अरेंज होंगे। आपका टास्क क्या है कि आपको सारे जो n डिस्क हैं सोर्स में उसको उठा करके और उसको टारगेट में जा करके अरेंज कर देना है। ठीक है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, सारे जो डिस्क है ना, यहाँ पे देखो 3 डिस्क है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, तो आपको यहाँ पे तीनों डिस्क को उठा करके सोर्स टावर से टारगेट टावर में आपको ले जा करके इसको अरेंज कर देना है। ठीक है, विथ फ्यू कंडीशंस। तो जब आप यहां से यहां ले जाओगे टावर का तो उसके कुछ कंडीशंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जो 3 डिस्क यहां से उठा करके टारगेट में लेके जाने हैं, है ना, तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है फॉर दिस कॉन्स्टेंट, है ना। तो उसके लिए आप ऑक्सिलरी टावर, ऑक्सिलरी को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, तो सपोर्ट टावर का आप यूज कर सकते हो टेम्पररी। आप चाहो तो डिस्क को इधर लेके आ सकते हो, फिर यहां से यहां ला सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव्ड एट ए टाइम, एक बार में आप एक ही डिस्क को उठा करके कहीं से भी कहीं मूव कर सकते हो। ठीक है, एक बार में आप एक ही डिस्क उठाओगे मूव करने के लिए और सबसे ऊपर वाला डिस्क उठाओगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 डिस्क है आप डायरेक्टली D2 को उठा करके आप यहाँ पे ले आओ, ऐसा नहीं कर सकते हो। एक एक करके ऊपर से एक एक डिस्क उठाना है और उसको ऑक्सिलरी टावर या टारगेट टावर में आपको मूव करना है। ठीक है, दूसरा, नो डिस्क कैन बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉलर डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने यहां से D3 निकाला और D3 को आपने यहां पे डाला। ठीक है, और आप फिर क्या करते हो, D2 को उठा करके आप यहां रखते हो, तो आप देख रहे हो यहां पे स्मॉलर डिस्क के ऊपर में बड़ा वाला डिस्क आ जा रहा है, तो दिस इज नॉट ए वैलिड मूव, ये एक वैलिड मूव नहीं है। ठीक है, एक वैलिड मूव नहीं है। हमेशा हमेशा जो है छोटा डिस्क बड़े डिस्क के ऊपर लाई कर सकता है, बड़ा डिस्क छोटे डिस्क के ऊपर लाई नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो डिस्क कैन बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉलर डिस्क, समझ रहे हो। तो हमेशा छोटा डिस्क ऊपर होगा, बड़ा डिस्क नीचे होगा किसी भी टावर में, चाहे ऑक्सिलरी टावर हो चाहे टारगेट टावर हो। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा तो मैंने आपको बताया था लाइक ऑलरेडी पहले कि एक बार में आप एक ही डिस्क उठा सकते हो, लेकिन आप बीच वाला नहीं उठा सकते हो, आप सबसे ऊपर जो डिस्क है उसी को उठाओगे सबसे पहले। एक बार D3 हट जाएगा उसके बाद आप D2 को उठा करके मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम को अच्छे से समझो। ठीक है, प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, थोड़ा टाइम दो, है ना, और सोचो कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, आइटरेटिव अप्रोच बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंदी कोड है, इसलिए ये चूंकि एक रिकर्सन का सोल्यूशन है तो हम लोग सीधे रिकर्सिव अप्रोच देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सोचो इसको रिकर्सन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और 99.9% टाइम अगर आप इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो हाई चांसेस कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, कोड बहुत सिंपल है, कोड 4 to 5 लाइन्स का कोड है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम देख रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, है ना। तो हमने देखा था कि किसी भी रिकर्सन का जो हम लोग कोड लिखते हैं ना उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि एक फंक्शन होता है, डेफ करके हम लोग फंक्शन लिखते हैं, है ना, विथ फ्यू आर्गुमेंट्स, और उसके अंदर
जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है, उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है बेस केस, एक होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस। ठीक है, बेस केस हमने देखा था, बेस केस मतलब होता है स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम विच कांट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। ठीक है, और रिकर्सिव केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन लिखते हैं, जनरलाइज्ड सॉल्यूशन लिखते हैं अगर वो बेस केस नहीं है। ठीक है, अगर वो बेस केस है तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर दो, लेकिन अगर वो बेस केस नहीं है तो आप एक जनरलाइज सॉल्यूशन लिखो जिसमें बड़े प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम में ब्रेक किया जाता है, प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी रिकर्सन का कोड लिखते हो। ठीक है, मैंने इसको रिकर्सन में अच्छे से कवर किया, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा कि रिकर्सन क्या होता है, कैसे काम करता है, बेस केस क्या होता है, रिकर्सिव केस क्या होता है। इसको अगर आप ज्यादा समझना तो आप इंट्रोडक्शन टू रिकर्सन ये लेक्चर को आप पहले देख सकते हो, और अगर आपने देखा है तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा था कि बेस केस क्या होता है, बेस केस होता है स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम विच कांट बी फर्दर ब्रोकन। ठीक है, तो हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है कि जो n डिस्क है, मेरे को n डिस्क सोर्स, ये सोर्स टावर है, टू टारगेट लेके जाना है, एंड फॉर दैट आई कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी टावर, है ना। मतलब B हमारा ऑक्सिलरी हो गया, और C हो गया हमारा टारगेट, और A हो गया हमारा सोर्स। ठीक है, तो बेस केस होगा स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम। स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जब हमारे पास एक ही डिस्क हो, है ना। सोर्स टावर में अगर मेरे पास एक ही डिस्क हो तो मैं कैसे इसको मूव कर सकता हूं, A टू C इसको अगर मुझे मूव करना है, एक ही टावर है, तो मैं डायरेक्टली डिस्क 1 को उठा करके डिस्क C में डाल सकता हूं। तो इससे मेरा जो दो कंडीशन था कोई भी वायलेट नहीं होता है। पहला कंडीशन था कि एक बार में एक ही डिस्क को मूव कर सकते हो, और दूसरा कंडीशन था कि कोई भी बड़ा डिस्क किसी छोटे डिस्क पे नहीं लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे तो एक ही डिस्क आया ना, तो इसके नीचे तो कोई डिस्क ही नहीं है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ये डिस्क को उठाया और इधर ला करके इसको इधर डाल दिया। ठीक है, तो हम लोग इंटरेस्टेड सोल्यूशन में नहीं है, हम लोग इंटरेस्टेड है वैसे सोल्यूशन में जो कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेप्स ले। ठीक है, देखो अगर आप चाहो तो इसको बहुत तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले एक को उठा करके आप यहां पे ले आया, है ना, और उसके बाद फिर यहां से उठा के यहां पे लाया, तो ये ऑप्टिमल नहीं है ना, क्योंकि यहां पे कितने 2 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन हम ऑप्टिमल में इंटरेस्टेड हैं, तो ऑप्टिमल इसका एक ही होगा, डायरेक्टली उठा करके यहां से यहां ला करके रख दो, है ना। लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ ऑप्टिमल सोल्यूशन में इंटरेस्टेड है जो कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप लेता हो उसको परफॉर्म करने में। ठीक है, तो यहां पे सोल्यूशन हम लिखते हैं, क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन ये होगा कि मूव करो डिस्क 1 फ्रॉम A टू C, है ना। तो ये हमारा हुआ स्टेप नंबर 1, तो आप एक स्टेप में इसको परफॉर्म कर पा रहे हो, है ना। तो ये हमारा बेस केस हुआ। बेस केस कब होगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क 1 होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेस केस। तो हमने बेस केस देखा, राइट। अगर हमारा ये स्ट्रक्चर होता है रिकर्सन के कोड का, तो हमने बेस केस कवर कर लिया। अगर n 1 होगा तो, है ना, कर लिया ना। कैसे कवर किया, इसको कैसे लिखेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट फॉर्मेटेड मैसेज प्रिंट कर देंगे। क्या कर देंगे, मूव 1 डिस्क, मूव n क्या है, 1 डिस्क है, 1 डिस्क फ्रॉम A टू C, है ना। इस तरीके से हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे, ये हमारा कोड हो जाएगा सिंपल बेस केस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बेस केस से ऊपर धीरे धीरे हम लोग सब प्रॉब्लम को बिल्ड करते जाएंगे, और उसमें हम लोग एक पैटर्न फाइंड करेंगे। हर एक सब प्रॉब्लम जब हम बिल्ड करेंगे उससे छोटे सब प्रॉब्लम के हेल्प से, है ना। लाइक अगर हम सब प्रॉब्लम 1 को सब प्रॉब्लम 2 और सब प्रॉब्लम 3 के हेल्प से बिल्ड करेंगे, है ना। इस तरीके से हर एक सब प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम से बिल्ड करेंगे। लाइक अगर n इज इक्वल टू 2 डिस्क है, तो क्या हम n इज इक्वल टू 2 डिस्क को n इज इक्वल टू 1 डिस्क वाले सोल्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम को, और हम फाइनली एक पैटर्न फाइंड करेंगे। ठीक है, और एक बार हमारा पैटर्न मिल जाता है, एक बार हम लोग जनरलाइज्ड पैटर्न लिख लेते हैं, है ना, जनरलाइज्ड पैटर्न लिख लेते हैं फॉर n डिस्क, है ना, तो फिर हमारा ये जो रिकर्सिव केस है उसका रेडी हो जाता है लॉजिक।
और एक बार हम लोग लिख लेते हैं जनरलाइज सॉल्यूशन, तो फिर डायरेक्टली हम लोग रिकर्सिव कोड लिख लेंगे, हमारा बेस केस ऑलरेडी रेडी है, तो हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब थोड़ा बड़ा सा प्रॉब्लम लेते हैं। अब लेते हैं जब n इज इक्वल टू 2 है, जब मेरे पास 2 डिस्क हैं, है ना। आप देखोगे यहाँ पे कि एक डिस्क ये है, डिस्क नंबर 1 ये है, डिस्क नंबर 2 ये है ना। तो ऊपर वाला छोटा डिस्क है, नीचे वाला बड़ा डिस्क है ना। हमेशा ऊपर वाला डिस्क छोटा होगा नीचे वाले डिस्क से। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसको तो बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन या मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो सॉल्यूशन में लगेगा, उसमें एक ही अप्रोच होगा। ठीक है, देखते हैं वो अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिस्क नंबर 1 है ना, उसको उठा करके और बी में रख देंगे। बी हमारा टारगेट नहीं, बी हमारा ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी या सपोर्ट डिस्क बोलो। तो हमने डिस्क 1 को उठा करके हमने बी पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ एक ही डिस्क बचा है, डिस्क नंबर 2। तो अब हम डिस्क नंबर 2 को उठा करके हम लोग डायरेक्टली सी में ले आएंगे। ठीक है, डिस्क नंबर 1 को उठा करके हम लोग डिस्क नंबर 2 को उठा करके डायरेक्टली हम लोग सी में ले आएंगे, और सी हमारा क्या है, टारगेट है ना। और एक बार जब 2 नंबर डिस्क को सी टावर पे ले आएंगे, उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग डिस्क 1 को फिर इधर ले आएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि छोटा डिस्क बड़े डिस्क के ऊपर है ना। तो इस तरीके से हम लोग 3 स्टेप, है ना, 3 स्टेप्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्राई करो, 3 स्टेप्स में कोई दूसरा सोल्यूशन फाइंड करने का नहीं होगा। 3 स्टेप्स में सॉल्व करने का यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिससे कि हम लोग दोनों डिस्क उठा करके ए से, ये जो सोर्स टावर है वहां से हम लोग टारगेट टावर पे हम लोग ले आते हैं, जहां पे हम लोग ऑक्सिलरी टावर बी का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच होगा सॉल्व करने का। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये अप्रोच फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको सोचोगे तो यही एक ऑप्टिमल अप्रोच होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जब नंबर ऑफ डिस्क हो जो हमारे पास होगा वो 2 होगा। ठीक है, क्या क्या स्टेप होगा इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये स्टेप होगा हमारा कि मूव करो डिस्क 1 को, है ना, फ्रॉम ए टू बी। यहां पे बी क्या है, ऑक्सिलरी है, बी टारगेट नहीं है। ठीक है, बी ऑक्सिलरी है। जब हमने डिस्क 1 को बी पे मूव कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूव टू फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, अब जब हम लोग 2 को सी पे ले आएंगे, तो फिर जो एक डिस्क नंबर 1 जो बी पे है उसको फिर हम लोग बी से सी ले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मूव 1 फ्रॉम बी टू सी, है ना, राइट। ये हमारा स्टेप होगा, ये होगा स्टेप नंबर 1, ये होगा स्टेप नंबर 2, और ये होगा हमारा स्टेप नंबर 3। ठीक है, एक चीज पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, हमारा जो फंक्शन होगा ना, रिकर्सन का जो फंक्शन होगा, वो क्या क्या आर्गुमेंट लेगा, हमने क्या डिसाइड किया था। तो सबसे पहला आर्गुमेंट जो लेगा वो n होगा। n होगा क्या होगा, नंबर ऑफ टावर्स, है ना। और ये है सोर्स टावर, सोर्स टावर है, उसके बाद टारगेट टावर है, उसके बाद ऑक्सिलरी टावर है। ठीक है, तो जब हम लोग इनिशियली सॉल्व करेंगे, है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे, है ना, अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा, है ना, तो फंक्शन का सिंटेक्स कैसे होगा, कैसा होगा, TOH। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए, तो कैसा सिंटेक्स होगा, TOH। नंबर ऑफ टावर्स, हमारे नंबर ऑफ डिस्क कितना है, 1 है। और हाँ, सोर्स टावर कौन सा है, A। टारगेट टावर कौन सा है, C। और ऑक्सिलरी या सपोर्ट टावर कौन सा है, B, है ना। तो ये हमारा होगा सिंटेक्स जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे फॉर 1 डिस्क, है ना। क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऐसा है, TOH, यहां पे n है नंबर ऑफ डिस्क, सोर्स टावर, टारगेट टावर, और उसके बाद ऑक्सिलरी टावर, है ना। तो हमने n में 1 पास किया, सोर्स में A पास किया, टारगेट में C पास किया, और ऑक्सिलरी में B पास किया। ठीक है, तो अगर आप ये देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो स्टेप 1 है ना, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क नंबर 1 को A से B में लेके जा रहे हैं। ठीक है, A से B में लेके जा रहे हैं, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, TOH टावर फेनोई, और एक डिस्क को हम लोग लेके जा रहे हैं। तो एक डिस्क को लेके जा रहे हैं, सोर्स हमारा क्या है, A, और टारगेट हमारा क्या है, C नहीं है,
सी तो फाइनल सोल्यूशन का हमारा टारगेट है कि ए से सी लेके जाना है, लेकिन अभी ये जो स्टेप नंबर 1 हो रहा है इसमें हमारा टारगेट बी है ना। ए से बी लेके जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सी का हेल्प ले सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ा तो, ठीक है। अब तीसरे वाले स्टेप को देखते हैं। अब हमारा क्या गोल है यहाँ पे, जो डिस्क नंबर 1 है, जो मेरे पास एक डिस्क है जो कि अभी करेंटली बी में है, बी सोर्स में है, उसको हमें सी में लेके जाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल करें टी ऑफ एच है ना 1, और हमें बी, सोर्स हमारा बी, टारगेट हमारा सी, और ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ टावर है दैट इज ए, है ना। तो आप देख रहे हो कि मैंने ये जो स्टेप नंबर 1 है ना, ये जो स्टेप नंबर 1 है और स्टेप नंबर 3 है, इसको हमने इस तरीके से लिखा, राइट। इस तरीके से हमने लिखा TOH का फंक्शन। मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओरिजिनल सोल्यूशन था, यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे, हम सबसे पहले वो लिखते हैं, जब n इज इक्वल टू 2 के लिए कॉल होगा, है ना, तो कैसे कॉल होगा, कॉल इस तरीके से होगा TOH, है ना, और नंबर ऑफ डिस्क कितना है, 2 है, सोर्स टावर कौन सा है, A है, और टारगेट टावर कौन सा है, C है, और ऑक्सिलरी टावर कौन सा है, B, है ना। तो हम लोग जब इसको कॉल करेंगे, जब हम फंक्शन TOH को कॉल करेंगे विथ ये सारे आर्गुमेंट, है ना, तो सॉल्यूशन जब हम लोग लिखते हैं 2 डिस्क का, तो इसको हमने एक्सप्रेस किया 1 डिस्क के हेल्प से, है ना, 1 डिस्क के हेल्प से हमने इसको लिखा। अब हम लोग चलते हैं, नंबर ऑफ डिस्क जब 3 होगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा गोल ये है कि छोटे छोटे केस लेकर के, अलग अलग n का वैल्यू लेकर के हम लोग रिलेशन बनाना चाहते हैं बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम से। तब हम लोग एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें हम लोग बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम ब्रेक करेंगे और इससे हमें मिलेगा रिकर्सिव सॉल्यूशन, है ना। और रिकर्सिव जो सॉल्यूशन या रिकर्सिव इक्वेशन जब मिल जाएगा तो इससे हम लोग अपना रिकर्सन का कोड लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, ठीक है, इसलिए हम लोग ये छोटे छोटे टास्क कर रहे हैं। ये सारे इंट्यूशन ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा जब आप बहुत सारे डीएसए करोगे, है ना। लेकिन मैं आपको, अभी आप बिगिनर हो, मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू 3 पे आते हैं तो यहाँ पे फंक्शन कॉल कैसा होगा, TOH टावर ऑफ हेनोई, और नंबर ऑफ डिस्क कितना है, 3 है, सोर्स टावर कौन सा है, A है, टारगेट टावर कौन सा है, C है, और सपोर्ट टावर कौन सा है, B है ना। तो अगर A से C में अगर मुझे को 3 डिस्क लेके जाना है तो ये होगा हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। आप ट्राई करके देख लो कोई और सॉल्यूशन, बट मैंने जब डिराइव किया तो दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ पे 7 स्टेप्स होंगे, 7 मूव्स करके मैं तीनों डिस्क 1, डिस्क 2 और डिस्क 3 तीनों को मैं A से C पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप ये 3 ऊपर का स्टेप देखोगे और नीचे वाले 3 स्टेप देखोगे तो क्या आपको लग रहा है कि इट इज काइंड ऑफ वो सॉल्यूशन जब मेरे पास नंबर ऑफ डिस्क 2 होंगे, है ना। ये भी जब आप देखोगे तो ये भी काइंड ऑफ वैसा फील होगा जब नंबर ऑफ डिस्क 2 होगा। तो क्या हम लोग n इज इक्वल टू 2 वाला सोल्यूशन से इसको लिख सकते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक ये है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्यूशन, कि अगर मेरे को 3 डिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, तो हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि 3 डिस्क को A से C पे लेके जाना है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, ये जो आप देखोगे तो ऊपर वाला जो 3 लाइन ऑफ जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है कि ऊपर वाला 2 डिस्क नंबर 1 और डिस्क नंबर 2 को कोई एक लॉजिक के हेल्प से B पे लेके आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला जो 2 डिस्क है उसको क्या कर रहा है, B पे लेके आ रहा है। अब जब 2 डिस्क B पे आ जाएगा तो A पे क्या होगा, मेरे पास एक ही डिस्क बचेगा, डिस्क नंबर 3। तो इजीली हम लोग यहां से उठा करके C पे ला सकते हैं, राइट। डायरेक्टली हम जो डिस्क हमारा 3 होगा डायरेक्टली हम उसको उठा के यहां से यहां ले आएंगे, ठीक है। और जब मेरे पास 2 डिस्क B पे बचेगा, है ना, तो उसको उठा के B से C पे लाने का अप्रोच हमने देखा था n इज इक्वल टू 2 में कैसे लाते हैं, है ना। तो यहां पे क्या कर रहा है कि फिर हम लोग, हमारे पास एक लॉजिक होगा, ये जो 3 लाइन ऑफ कोड है वो क्या करता है कि ये जो दोनों डिस्क है 1 और 2 उसको उठा करके यहां से यहां पे ले आएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या, 3 डिस्क के लिए हमने क्या किया कि हमने 2 डिस्क वाला सोल्यूशन का यूज करके ऊपर वाला 2 डिस्क को पहले हम लोग ऑक्सिलरी टावर पे लेके चले गए। तो मेरे पास सिर्फ एक ही डिस्क बचा, तो उस डिस्क को डायरेक्टली हम लोग A से उठा करके C पे लेके चले गए टारगेट में।
और जब डिस्क सबसे बड़ा वाला डिस्क जब सी पे पहुंच जाता है तो जो बचा हुआ 2 डिस्क जो ऑक्सिलरी टावर पे है उससे उठा करके हम लोग टारगेट टावर पे ले आते हैं। उसका भी कोड हमने देखा था पिछले, जब n इक्वल टू 2 था उसमें क्या था, n इक्वल टू 2 का जो सोल्यूशन हमारा है उसमें क्या है, उसमें है कि 2 डिस्क को किसी भी टावर ए से किसी भी टावर बी पे ले जाने का वहां पे कोड है। ये जो कोड है, ये कोड क्या करता है, ये कोड ये करता है कि जब आपके पास 2 डिस्क होगा तो आप कहीं से भी ए से बी या बी से सी आप इस कोड के हेल्प से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हमने ऊपर वाले सोल्यूशन का हेल्प ले करके, है ना, ये जो 3 लाइन ऑफ कोड है इससे हमने क्या किया, डिस्क 1 और 2 को हमने क्या किया, उसको हमने ए से बी में लेके गया। और लास्ट वाला जो 3 लाइन ऑफ कोड है उसमें हमने क्या किया, फिर से डिस्क 1 2 को बी से उठा करके सी पे ले गया, है ना। और बीच में हमने क्या किया, जो एक डिस्क बचा था डिस्क 3 उसको हमने डायरेक्टली मूव कर दिया ए से सी में, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना, इसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे, जब मेरे पास 2 डिस्क का सॉल्यूशन लिखना है तो इसको हम लोग ऐसे कॉल करेंगे कि TOH टावर ऑफ हेनोई, है ना। मेरे पास कितने डिस्क है, 2 डिस्क है ना। और ये लाइन कोड क्या कर रहा है, मेरे को 2 डिस्क उठा करके ए से बी में लेके जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास सोर्स हो जाएगा ए और टारगेट हो जाएगा सी, नहीं होगा, सी नहीं होगा टारगेट, इस बात का आप ध्यान देना। हमारा टारगेट होगा बी, टावर बी। और जब ए से बी लेके जाना है तो हम लोग सी को एज ए सपोर्ट टावर मान सकते हैं, राइट। हाँ, तो ये इस फंक्शन को जब हम इस तरीके से कॉल करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा उसमें डिस्क 1 और 2 ए से उठकर बी में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ डिस्क 3 है उसको हम लोग डायरेक्टली उठा करके एक स्टेप में सी पे पहुंचा देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब स्टेटस हमारा ये होगा, यहाँ पे कोई भी डिस्क नहीं होगा, है ना। यहाँ पे 2 डिस्क होगा, डिस्क 1 एंड डिस्क 2, और यहाँ पे एक डिस्क होगा डिस्क 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि डिस्क 1 और 2 को बी से उठा करके सी पे लाना है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ना ये वही कर रहा है, ये 2 डिस्क जो ऑलरेडी बी पे उसको उठा करके सी पे ला रहा है। तो जब मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए तो मैं ऐसे कॉल करूंगा फंक्शन को, TOH, मेरे को 2 डिस्क उठाना है, कहां से उठाना है, अभी करेंटली वो बी पे है, वो ए पे नहीं है, वो बी पे है। तो सोर्स हमारा हो जाएगा बी, है ना, और मेरे को उठा के सी पे लाना है, तो बी से सी हमारा टारगेट हो जाएगा। और जब बी सोर्स होगा और सी टारगेट होगा तो ऑक्सिलरी हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है, राइट। तो इस तरीके से 3 डिस्क को हम लोग 2 डिस्क वाले सोल्यूशन से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, क्या हम n डिस्क वाले सोल्यूशन को n-1 डिस्क वाले सोल्यूशन से लिख सकते हैं, उसके हेल्प से लिख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने कोड लिखा है ना। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, टावर ऑफ हेनोई अगर मेरे को n डिस्क अगर मेरे को, है ना, सोर्स ए से सी पे लेके जाना विद द हेल्प ऑफ बी, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि सबसे पहले मैं n-1 डिस्क को ए से लेकर के बी पे जाऊंगा, सी पे नहीं, मैं बी पे लेके जाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सी। और उसके बाद जो बचा हुआ एक डिस्क जो मेरे को ए टावर पे होगा उसको मैं डायरेक्टली मूव कर दूंगा, मूव 1 डिस्क फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो n-1 डिस्क ऊपर वाला जो n-1 डिस्क जो अभी बी टावर पे, करेंटली वो बी टावर पे, उसको उठा के हम लोग सी टावर पे ले जाएंगे और ऑक्सिलरी टावर होगा हमारा ए। तो इस तरीके से हम लोग n डिस्क वाले सोल्यूशन को n-1 डिस्क वाले सोल्यूशन से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोड आएगा कि अगर n-1 के इक्वल होगा, नंबर ऑफ डिस्क 1 है, तो डायरेक्टली आप उसको सोर्स से आप टारगेट पे लेके चले जाओ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी। तो आप बोलोगे कि ऊपर हम लोग ए बी और सी पे बात कर रहे थे, यहाँ पे आप कोड लिख रहे हो सोर्स, टारगेट और ऑक्सिलरी। अरे यार, तो ये तो फंक्शन का डेफिनेशन है। फंक्शन का जब कॉल करेंगे ना हम, n डिस्क को मेरे को ए से सी में लेके जाना विद द हेल्प ऑफ बी, तो क्या होगा, ये तो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आप देखोगे कि ये फंक्शन यहां से कॉल हो रहा है, तो क्या होगा कि n में आ जाएगा n, सोर्स में आ जाएगा a, टारगेट में आ जाएगा c और ऑक्सिलरी में आ जाएगा b, है ना। तो ये नेम्स हैं, ये नेम है वेरिएबल के और ये वैल्यू है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना।
तो क्या करो, अगर 1 डिस्क है तो डायरेक्टली आप मूव कर दो फ्रॉम A टू C, राइट। और ये हो जाएगा हमारा बेस केस। अगर वो बेस केस नहीं है, बेस केस कब होगा, जब n मेरा 1 के इक्वल होगा। अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा कि n-1 डिस्क को A से लेकर के ऑक्सिलरी में जाओ। ऑक्सिलरी हमारा क्या था, B में था, और टारगेट क्या था, C। देख रहे हो, वही चीज है। मतलब मेरे को A से C में जाना था, लेकिन मैं पहले A से B में जाऊंगा विद द हेल्प ऑफ C, है ना। और उसके बाद n डिस्क को मूव कर दो फ्रॉम सोर्स टू टारगेट, nth डिस्क को, जो बचा हुआ एक डिस्क उसको मैं डायरेक्टली A से C मूव कर दूंगा। और इन द एंड जो मैंने सोर्स A से B पे लेके गया था n-1 डिस्क को विद द हेल्प ऑफ C, तो अब मैं B से क्या करूंगा, C में जाऊंगा। तो पहले मैं क्या किया था कि n-1 डिस्क को उठा करके A से B में ले गया, और हमारा टारगेट B नहीं है, हमारा टारगेट C है, तो फिर हम लोग B से उठा करके C में लाएंगे, ठीक है। तो वही करा, n-1 जो डिस्क है उसको B से उठा करके टारगेट C है विद द हेल्प ऑफ A। तो इस तरीके से हमारा कोड काम करेगा, और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसी भी n का सॉल्यूशन मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है डेफ टावर फेनोई, और यहाँ पे n है, कितने डिस्क आ रहे हैं, और सोर्स टारगेट ऑक्सिलरी, और यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे सोर्स में आ रहा है A, टारगेट में आ रहा है C, और ऑक्सिलरी में आ रहा है B, है ना। तो यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, और यहाँ पे n मैं इनपुट ले रहा हूँ, यहाँ से मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ कितने नंबर ऑफ डिस्क हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मैंने लीड कोड स्टाइल में इसको कोड करने का ट्राई किया, और इसके लिए मैं यहाँ पे कोलैब यूज कर रहा हूँ। आप किसी भी पाइथन एडिटर का भी यूज कर सकते हो, है ना। आप कोलैब यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हो, जिसको हमने ऑलरेडी पाइथन के स्टार्ट में उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका सेटिंग किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेस केस लिखेंगे। इफ n इज इक्वल टू 1, तो क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या मैसेज प्रिंट कर दो, फॉर्मेटेड मैसेज में प्रिंट करूंगा, मूव डिस्क 1 फ्रॉम सोर्स। सोर्स एक वेरिएबल है, इसलिए मैंने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाला, फ्रॉम सोर्स टू टारगेट, ठीक है। सबसे पहले मैं उसको मूव करूंगा, ठीक है। अब मैं इफ कंडीशन से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। अगर वो बेस केस नहीं है ना, तो क्या करना है, फिर से टावर फेनोई फंक्शन कॉल करना है, फिर से टावर फेनोई फंक्शन कॉल करना है, जिसमें मैं क्या करूंगा, n-1 डिस्क को मैं मूव कर दूंगा सोर्स से ऑक्सिलरी विद द हेल्प ऑफ टारगेट। मैं यहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ऑक्सिलरी, ठीक है। मैं यहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इट इज, मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट फॉर्मेटेड मैसेज में प्रिंट करूंगा। क्या मैसेज प्रिंट करूंगा, मूव डिस्क, है ना। कितने डिस्क मुझे मूव करना है, कौन सा डिस्क मूव करना है, n फ्रॉम सोर्स टू टारगेट। डायरेक्टली मैं मूव कर दूंगा, राइट। क्योंकि n-1 डिस्क को मैंने सोर्स से ऑक्सिलरी पे मूव किया, तो मेरे पास सोर्स में एक ही डिस्क बचेगा, तो डायरेक्टली मैं उसको मूव कर दूंगा सोर्स टू टारगेट, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से वो फंक्शन कॉल कर दूंगा टावर फेनोई, है ना। और जो n-1 डिस्क मैंने मूव किया था ऑक्सिलरी में, उसको मैं ऑक्सिलरी से मूव कर दूंगा कहां, टारगेट, क्योंकि मेरा फाइनल गोल तो टारगेट है। और विद द हेल्प ऑफ सोर्स, क्योंकि सोर्स टावर एम्प्टी है ना। तो इस तरीके से ऑक्सिलरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोड रेडी है। चलिए इसको एक्सिक्यूट करते हैं, है ना। हमने इसको एक्सिक्यूट किया, अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं। तो पहले मैं दूंगा नंबर ऑफ डिस्क 1। जब डिस्क में इनपुट दूंगा तो मैं डायरेक्टली एक डिस्क होगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे रिटर्न ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे ही 1 डिस्क होगा तो मैं डायरेक्टली ये मैसेज प्रिंट करके और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको अगर फिर से एक्सिक्यूट करता हूँ, है ना, और अगर मैं नंबर ऑफ डिस्क 1 देता हूँ, तो मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे डिस्क 1 को डायरेक्टली A to C मूव कर दिया। ये बेस केस हमारा हो गया, है ना। इसको मैं फिर से एक्सिक्यूट करता हूँ, अब मैं नंबर ऑफ डिस्क देता हूँ 2। तो जब मैं 2 दूंगा तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं डिस्क 1 को A से B पे मूव कर रहा हूँ, है ना। फाइनल गोल मेरा C है, लेकिन मैं ऊपर वाले डिस्क को A to B मूव कर रहा हूँ, और फिर जो बचा हुआ डिस्क है, डिस्क 2, उसको मैं डायरेक्टली A to C, सोर्स टू टारगेट मूव कर दूंगा,
और जो एक डिस्क को जो मैं ऑक्सिलरी में मूव किया था उसको मैं ऑक्सिलरी से फिर टारगेट में मूव कर दूंगा। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ डिस्क देता हूं 3, है ना। तो आप देखोगे कि ये जो सोल्यूशन है दिस इज मैचिंग, जो कि हमने डिस्कस किया था ऑन ब्लैक बोर्ड अप्रोच, है ना। तो आई थिंक आपका टावर ऑफ हेनोई का कोड का लॉजिक क्लियर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एनालाइज करते हैं। एक कोड में चेंजेस है, आप यहाँ पे रिटर्न ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है मैसेज, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है और इफ कंडीशन के बाहर आकर के फिर से TOH कॉल हो जा रहा है। ठीक है, तो आप सीधे यहाँ पे रिटर्न कर दो ये मैसेज प्रिंट करके। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजेस है, आप इसको इनकॉर्पोरेट कर लो। ठीक है, ये रिटर्न कर दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने वाले हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव प्रोग्राम का कैसे एनालाइज करते हैं इसको हमने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में देखा है, समझा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से इस प्रॉब्लम के लिए उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है और इसका मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि ये जो फंक्शन है ना टावर ऑफ हेनोई विथ n इनपुट, इसका टाइम लगने वाला है t ऑफ n, है ना। tn टाइम लगेगा अगर मैं टावर ऑफ हेनोई फंक्शन कॉल करूं जिसमें कि इनपुट का साइज n हो, है ना। तो अगर n इनपुट साइज पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी tn होगा, तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर n-1 के लिए सेम फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा t ऑफ n-1। ऑब्वियस सी बात है, अगर n टाइम में tn लगता है तो अगर n इनपुट में tn टाइम लगता है तो n-1 इनपुट पे t ऑफ n-1 टाइम लगने वाला है। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है और ये क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेस केस। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करो, मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है, कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है। ठीक है, और ये जो प्रिंट मैसेज यहाँ भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो tn को हम लोग लिख सकते हैं tn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 प्लस t ऑफ n-1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस t ऑफ n-1, क्योंकि इसको सॉल्व करने में जितना टाइम लगेगा दैट विल इक्वल टू हर एक इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने में जितना टाइम लगेगा उसका सम। तो यही यहाँ पे मैंने वही लिखा, tn इज इक्वल टू, है ना, tn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स t ऑफ n-1, है ना, और प्लस ऑर्डर ऑफ 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स t ऑफ n-1 और ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट टाइम प्लस कांस्टेंट टाइम, वो भी कांस्टेंट होगा। कैसे होगा इसको हमने देखा था पहले वाले लेक्चर में कि ऑर्डर ऑफ 1 को हम लोग c लिख सकते हैं, है ना। तो c प्लस c 2c, और 2c भी एक कांस्टेंट है, c डैश है, और c डैश अगर कांस्टेंट है उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से tn जो होगा वो 2 टाइम्स t ऑफ n-1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 होगा। और बेस केस में क्या होगा, अगर n 1 के इक्वल है तो डायरेक्टली एक मैसेज प्रिंट करके रिटर्न कर दे रहा हूं, मतलब अगर n का साइज 1 है तो इधर जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली यहां से वो मैसेज प्रिंट कर देगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा अगर इनपुट का साइज 1 है तो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन, और रिकरेंस रिलेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमने देखा। तो हमने देखा कि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि इसको रिकर्सन ट्री से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन और रिकर्सन दोनों से सॉल्व कर सकते हो। मास्टर थ्योरम इस पे नहीं लगेगा क्योंकि मास्टर थ्योरम का जो पैटर्न है वो मैच नहीं कर रहा है इस रिकरेंस रिलेशन से। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इसको रिकर्सन ट्री से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो रिकर्सन ट्री में क्या होता है कि हम लोग tn को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि रिकर्सन फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो tn t ऑफ n-1 को कॉल करेगा, है ना, t ऑफ n-1 t ऑफ t-2 को कॉल करेगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिकर्सन ट्री। अभी हम लोग रिकर्सन ट्री में ये वाला पार्ट हम लोग अभी ओमिट करते हैं स्टार्ट में, है ना, कि ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, इसको हम लोग अभी हाईलाइट नहीं करेंगे, इसको हम लोग बाद में हाईलाइट करेंगे एक बार हमारा रिकर्सन ट्री रेडी हो जाता है उसके बाद, है ना। तो आप देखोगे कि हमारा रिकर्सन ट्री है। इनिशियली tn जब कॉल होगा, मतलब टावर ऑफ हेनोई फंक्शन अगर n इनपुट के लिए कॉल होगा तो वो इंटरनली कॉल करेगा टावर ऑफ हेनोई विथ n-1 इनपुट, है ना, और n-1 इनपुट वाला कॉल करेगा टावर ऑफ हेनोई विथ n-2 इनपुट, है ना, और वो कॉल करेगा टावर ऑफ हेनोई विथ n-3 इनपुट। कैसे हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर मैं n की जगह पे n-2 पुट कर दूं, है ना, n-2 आप देखोगे तो हो जाएगा ये t ऑफ n-2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t ऑफ n-3 प्लस ऑर्डर ऑफ 1, है ना।
तो आप देख रहे हो n माइनस टू यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 टाइम्स t ऑफ n माइनस 3 को कॉल कर रहा है। वेरीफाई हो गया ना। तो इस तरीके से हम लोग रिकर्सन ट्री बनाते हैं और इन द एंड t ऑफ 1 कॉल होता है, जिसके बाद कोई भी फर्दर सब प्रॉब्लम डिवाइड नहीं होता है, कोई भी फर्दर रिकर्सन कॉल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिकर्सन का ट्री है। ठीक है, और आप देखोगे कि हर एक रिकर्सन जब कॉल होता है, हर एक रिकर्सन में अदर देन रिकर्सन कॉल, हमने क्या देखा था कि किसी भी रिकर्सन फंक्शन कॉल में जो टाइम लगता है दैट विल बी उसके दोनों रिकर्सन का टाइम प्लस कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट टाइम यहाँ पे लग रहा है, ऑर्डर ऑफ 1, है ना। तो जब भी कोई रिकर्सन कॉल हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है ना। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो होगा इसका टाइम प्लस इधर से जो रिटर्न हो रहा है उसका टाइम, है ना। तो जो tn होगा, tn में ऑर्डर ऑफ 1 टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। यहां भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। तो जितने बार भी रिकर्सन कॉल हुआ उतनी बार ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, समझ रहे हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका ये होता है रिकर्सन कॉल में कि आप टोटल नंबर ऑफ रिकर्सन कॉल निकालो, है ना। टोटल नंबर ऑफ रिकर्सन कॉल निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो हर एक रिकर्सन में जो टाइम लग रहा है ना। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है, कहीं कहीं पे ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है, कहीं कहीं पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लगता है, कहीं कहीं पे ऑर्डर ऑफ n log n टाइम लगता है। तो हर एक रिकर्सन कॉल को उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो। ये तरीका होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का। तो नंबर ऑफ रिकर्सन कॉल निकालने का तरीका यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका हाइट कितना है, ये जो रिकर्सन ट्री है इसका हाइट कितना है। तो इसका हाइट हो जाएगा, देख रहे हो, tn t-1 में ब्रेक हो रहा है, n-2 में ब्रेक हो रहा है, n-3 में ब्रेक हो रहा है, तो 1 में ब्रेक हो रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे n से लेकर के n-1 से लेकर के इस तरीके से 1 तक आ रहा है, मतलब हर एक स्टेप में 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है ना। इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल जो हाइट होगा वो n होगा, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स होगा वो n होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पैटर्न फाइंड करते हैं। तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ रिकर्सन कॉल फाइंड करने के लिए मैंने हाइट फाइंड किया। अब मैं ये फाइंड करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितने बार हो रहे हैं हर एक लेवल पे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लेवल 1 पे रिकर्सन कितनी बार कॉल हुआ, एक बार कॉल हुआ, है ना, एक बार कॉल हुआ, तो ये हम लोग लिख देंगे 2 to the power 0। लेवल 2 पे कितनी बार कॉल हुआ रिकर्सन, 2 बार कॉल हुआ, इसको हम लोग लिख देंगे 2 to the power 1। लेवल 3 पे कितनी बार कॉल हुआ, ये 4 बार कॉल हुआ, इसको हम लिख देंगे 2 to the power 2। लेवल 4 पे हम लोग लिख देंगे 2 to the power 3, है ना। उसी तरीके से जब हम लोग लास्ट में लेवल n पे आएंगे, क्योंकि टोटल हाइट मेरा n है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो टोटल हम लोग लास्ट में n लेवल पे आएंगे, तो वो हो जाएगा 2 to the power n-1। ठीक है, तो टोटल रिकर्सन कितनी बार कॉल हुआ इसको हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका सम करना पड़ेगा, हर एक लेवल पे कितनी बार रिकर्सन कॉल हुआ। तो लेवल 1 पे 2 to the power 0, लेवल 2 पे 2 to the power 1, लेवल 3 पे 2 to the power 2, इस तरीके से आते जाएंगे और लेवल n पे 2 to the power n-1, है ना। तो आप देखोगे कि ये क्या है, ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है और इसको हम लोग बोलते हैं जीपी का सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप देख सकते हो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हर एक जो टर्म होता है ना, हर एक कंसिक्यूटिव टर्म t2/t1 आप करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, दैट विल इक्वल टू t3/t2, दैट विल इक्वल टू t4/t3। तो अगर ऐसा मेरे को पैटर्न मिलता है, ऐसा सीरीज मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीपी का सीरीज। और जीपी में किसी भी पहले n वाले टर्म को सम करने का तरीका ये होता है कि एक फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू AR to the power n-1 बाई R-1। यहाँ पे ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म क्या है 2 to the power 0, है ना। तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। R कॉमन रेशियो क्या है, R 2 है, अब डिवाइड करो तो इट विल बी 2। और n कितना, n है, n टर्म है टोटल, 0 से लेकर के n-1 तक n टर्म होगा। तो AR to the power n-1 डिवाइडेड बाई R-1, R कितना है, कॉमन रेशियो 2 है, 2 - 1। तो आप देखोगे इट इज विल बी इक्वल टू 2 to the power n-1, है ना। तो टोटल रिकर्सन कॉल जो हो रहा है यहाँ पे, टोटल रिकर्सन जो कॉल हो रहा है दैट इज इक्वल टू 2 to the power n-1। ठीक है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा मेरा दैट विल बी मल्टीप्लाइड 2 to the power n-1 टाइम्स रिकर्सन कॉल हुआ, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हर एक रिकर्सन कॉल में कितना टाइम लग रहा है ना। तो हर एक रिकर्सन कॉल में जो कांस्टेंट टाइम लग रहा है दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 को हम लोग लिख सकते हैं c
इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर n माइनस 1, और ऑर्डर ऑफ 1 को हमने देखा था, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 को c लिख सकते हैं और ऑर्डर ऑफ n को nc लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग c को ऑर्डर ऑफ 1 लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, है ना, और nc को ऑर्डर ऑफ n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ 1 को लिख देंगे c, है ना, तो ये हो जाएगा c इंटू 2 टू द पावर n माइनस c, है ना। तो हम लोग हमेशा मेजर टर्म लेते हैं और मेजर टर्म में भी कोएफिशिएंट हम लोग इलिमिनेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बिग O ऑफ 2 टू द पावर n। तो जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा बिग O ऑफ 2 टू द पावर n, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना। और एक्सपोनेंशियल जो एल्गोरिदम्स होते हैं उसको स्केल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इंडस्ट्री में ये एल्गोरिदम का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब n अगर बढ़ता जाएगा तो उसका जो टाइम लगेगा दैट विल एक्सपोनेंशियल राइज, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा होता है, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होता है ग्राफ। तो n जब बढ़ेगा लीनियरली और जो वैल्यू होगा वो बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला, अब हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने देखा था कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए हमें इनपुट स्पेस फाइंड करना होता है और ऑक्सिलरी स्पेस फाइंड करना होता है ना। तो इनपुट स्पेस क्या है, यहाँ पे तो एक सिंगल वेरिएबल है और n है ना, सिंगल एक वेरिएबल n इनपुट ले रहा है, तो इट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, कांस्टेंट टाइम लगेगा। और ऑक्सिलरी स्पेस में क्या होता है, टेम्पररी वेरिएबल्स कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। अगर आप ये कोड देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी टेम्पररी वेरिएबल्स कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो स्पेस लगता है इन रिकर्सन, उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस यूज होता है बाय रिकर्सन कॉल। और रिकर्सन कॉल में हमने पढ़ा था कि जब भी रिकर्सन कॉल होता है तो मेन मेमोरी में क्या होता है, स्टैक फ्रेम अलोकेट होता है। तो जो अलोकेशन होता है स्टैक फ्रेम का, उसका जो मैक्स डेप्थ होता है ना, मैक्स डेप्थ, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। ठीक है, एक बार में मैक्सिमम कितना स्टैक का फ्रेम अलोकेट होता है, इसको हमने डिटेल में टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में देखा है, यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जो ऑक्सिलरी स्पेस होगा वो होगा मैक्स डेप्थ ऑफ रिकर्सन। और यहाँ पे अगर आप रिकर्सन ट्री देखते हो, है ना, रिकर्सन का मैक्स डेप्थ पाने के लिए हम लोग रिकर्सन ट्री बनाते हैं, तो हमने ऑलरेडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रिकर्सन ट्री ड्रॉ किया। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मैक्स डेप्थ यहाँ पे कितना जा रहा है, यहाँ पे n जा रहा है, n जा रहा है मैक्स डेप्थ, है ना, मतलब हाइट या लेवल। तो मैक्स डेप्थ ऑर्डर ऑफ n जा रहा है, मतलब एक बार में n रिकर्सन डायरेक्ट कॉल जाते जाएंगे। तो मैक्स डेप्थ या मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो अलोकेटेड होगा दैट इज n। तो जब n अलोकेटेड होगा तो ऑक्सिलरी स्पेस हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ n, है ना। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जब भी मैं बात करूं तो मैं ऑक्सिलरी स्पेस का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वहां पे आपको इनपुट स्पेस भी ऐड करना होता है ऑक्सिलरी में, तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो दैट विल बी अगेन ऑर्डर ऑफ n। तो इस तरीके से हमने टावर ऑफ हेनोई को हमने सॉल्व किया, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट किया, उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट किया। एंड आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट होता है रिकर्सन का, बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपने 25% से ज्यादा समझा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो इसको जब आप बार बार देखोगे या रिकर्सन के और भी प्रॉब्लम्स करोगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, टावर ऑफ हेनोई का जो सोल्यूशन है वो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।